पुराने संदूक को कबाड़ में देने से पहले जब मैं उसमें रखा सामान खाली कर रहा था, तब मुझे जंग लगा हुआ कड़ा मिल गया। यह मुझे 50 साल पहले मिला था। पहाड़ों की तरफ जाते हुए उस शाम लघुशंका जाने के लिए मैंने सड़क किनारे गाड़ी रोकी। मेरे निवृत्त होने तक शायद ही कोई गाड़ी वहां आती, लेकिन घसेरियों का एक झुंड पीठ पर घास का गट्ठर ढोते हुए वहां से गुजर रहा था। उनकी नज़र से बचने के लिए मैंने सड़क की बाईं ओर पसरे ढाल की वह चढ़ाई नापनी शुरू की। अभी मैं कुछ कदम ही चला था कि पंछियों के कलरव के बीच किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ कोई आदमी नज़र नहीं आता था, कोई घर भी नहीं था, केवल भारी भरकम पत्थरों का विस्तार था। पत्थरों के चारों ओर जीभ लपलपाती गोह घूम रही थी। मैं पहली बार एक जगह इतनी सारी गोह देख रहा था। उस बियाबान में कुछ मुर्गियां भी दाना चुगती नजर आ रही थी। समझ में नहीं आया कि इस जंगल में मुर्गियां कौन पालता है। दूर कहीं से सियारों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और लगता था जैसे जल्दी ही ओस बरसने लगेगी। सहमते हुए मैंने एक भीमकाय पत्थर की आड़ में हल्का होने की कोशिश की तो पत्थर के अंदर से खांसी फूट पड़ी। महसूस हुआ जैसे पत्थर खांस रहा हो। मैं सरपट नीचे भागा और गाड़ी स्टार्ट कर अपने रास्ते आगे बढ़ गया। 30 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक कस्बे में पहुंचा। उस रात मैंने वहीं पड़ाव डाला। अगली सुबह मैंने पिछली शाम के डरावने अनुभव को वहां के लोगों से साझा किया तो एक नई कहानी सामने आई। बात उन दिनों की है जब मैदानी इलाकों में मची लड़ाइयों से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे। उन्हीं दिनों सुदूर राजस्थान के रेगिस्तान से भागा नौजवान पंपा कई दिनों तक दर दर भटकने के बाद अपने कुनबे के 5 सदस्यों के साथ पहाड़ आ पहुंचा। भागता हाँफता पंपा कई पहाड़ियां लांघकर बहुत दूर चला आया। अंततः वह जहां पहुंचा वह ठंडा इलाका था। हिमालय वहाँ से साफ नज़र आता था। पगडंडी की एक तरफ भागीरथी बह रही थी तो दूसरी तरफ पहाड़ी ढलान पर भारी भरकम पत्थर बिछे थे। पत्थरों से पटी उस ढाल पर छोटी प्रजाति के पेड़ पौधे उगे थे और जगह जगह गोह रेंग रही थी। ढलान के शीर्ष पर आसमान छूते देवदार उगे थे। वहीं कहीं ऊपर से निकलकर नहर के माफिक बहती गोतरा ढाल उतरकर भागीरथी में मिल जाती थी। पंपा ने इलाके का जायजा लिया। वहाँ पानी मौजूद था और दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई देता था। उसने बसने के लिए यह जगह चुन ली थी। लेकिन तभी पत्थरों के बीच से एक मोटा साधु प्रकट हुआ। काले कंबल का लबादा ओढ़े उस साधु ने सिर पर चमड़े की टोपी पहनी थी जिसके बीच में गोह की मुख की आकृति बनी थी। पंपा मंगोल चेहरे और तांबई रंग के उस साधु को देखकर डर गया। उसकी हथेलियां और पैर के पंजे लंबे और नोकीले नाखूनों से पटे थे, बिल्कुल गोह की तरह। डरो नहीं रागीर, मैं गोहराव गुरुंग हूँ। लोग मुझे गोहराव बाबा कहते हैं। बताओ तुम्हारी क्या मदद करूँ? दांत कुतरनी से दांतों के बीच फंसा कबाड़ निकालते हुए उसने पूछा। पंपा ने उसको अपनी समस्या बताई और वहाँ रहने की इजाज़त मांगी। गोहराव बाबा ने कहा, यह गोह का इलाका है। ये जितने पत्थर तुम देख रहे हो सभी गोह के बसेरे हैं। दिन भर वो इन पत्थरों में लेटकर धूप सेकती हैं और रात में इनकी ओट में बनी गुफाओं में चली जाती हैं। तुम यहाँ रह सकते हो पर घर बनाकर नहीं रह सकोगे। तुमको मेरी तरह इन पत्थरों की ओट में रहना होगा और यहाँ हो हल्ला मचाने से बचना होगा। इस तप्पड़ में केवल एक आवाज़ गूंजती है और वह भी तब जब भरी दोपहर में मैं गोह गीत गाता हूँ। पंपा ने देखा कि ढलान के पत्थरों में कुछ पत्थर पूरी तरह ज़मीन में धंसे हुए थे, जबकि कईयों का एक सिरा ज़मीन पर चिपका था, दूसरा हवा में लटका था। पत्थरों की छत के नीचे बनी उन गुफानुमा कोटरों में रहने के लिए पर्याप्त जगह थी। वहाँ गोह के कुनबों ने कब्जा जमा रखा था। पंपा ने अपने लोगों को काम पर लगा दिया। आसपास बिखरे छोटे छोटे पत्थरों से उन्होंने भारी पत्थरों के नीचे बनी खुली जगहों को दीवार से चुन लिया। अंदर बाहर आने जाने के लिए दीवारों के बीच द्वार बनाए और इस तरह पंपा के कुनबे को 2 बसेरे नसीब हो गए। बताते हैं कि गोहराव बाबा ने पंपा की बिरादरी को पथरियाल नाम दिया। पथरियाल यानी पत्थरों में रहने वाले मजबूत लोग। पथरियालों ने ढलान पर सीढ़ी नुमा छोटे छोटे खेत काटे, भेड़ घोड़े पहाड़ी कुत्ते और मुर्गियां पालना शुरू किया। फिर उन्होंने इन जानवरों का व्यापार शुरू कर दिया। इस धंधे में उन्होंने खूब धन कमाया।
पर गोहरा बाबा को दिए अपने भरोसे के मुताबिक अपने बसेरों को यथावत रहने दिया। उन्होंने गोहरा बाबा से गोह गीत सीखा, जिसमें यह प्रार्थना दर्ज होती थी कि प्रकृति उनको भी गोह जैसी सामर्थ्य प्रदान करे। लेकिन धनवान बनने के बाद पंपा के बिरादरों को गोहतरा की प्रस्तर गुफाओं में गोह समूह के साथ रहना खलने लगा। उन्होंने तय किया कि कहीं अन्यत्र जाकर बसा जाए, जहां वो अपनी पसंद के घर बना सकें और उन घरों में तमाम तरह की सुविधाएं जुटा सकें। उन्होंने पंपा से अपनी इच्छा व्यक्त की। पंपा ने उनको जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन खुद गोहतरा में रुक गया। गोहरा बाबा के साथ पंपा पथरियाल की खूब जमी गोह बिरादरी के साथ उसके रिश्ते गहराते चले गए। यूं पहाड़ी गोह मेंढक, चूहे, सांप और पंछियों के अंडे खाकर काम चला लेती हैं, लेकिन इलाके के लोगों के अनुसार गोहतरा की विशाल गोह बड़े जानवरों को भी निगल कर मय हड्डी पचा लेती थी। बहरहाल पंपा के मुर्गी बाड़े में अंडे बिखरे पड़े होते थे, जिनको गोह शौक से खाती थी, लेकिन मुर्गियों पर गोह के हमलों की बात कभी नहीं सुनाई पड़ी। लोग कहते हैं कि ये जानवर एक दूसरे से अपने रिश्ते को जानते थे। घोड़े और भेड़ें पंपा ने अपने बिरादरों को दे दिए थे, लेकिन मुर्गियां अपने पास ही रखी, क्योंकि उनसे गोह का आहार जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि उसके मुर्गे शुतुरमुर्ग के माफिक भागते थे और मुर्गियां मोरनी की तरह खूबसूरत होती थी। गोहरा बाबा के मरने की खबर इलाके के लोगों को तब लगी जब पंपा पथरियाल ने गोहतरा में उनकी समाधि बना दी। उसके बाद की बात कस्बे वालों को पता नहीं थी। वह बताते हैं कि गोहतरा में आज भी गोह का कब्जा है। उत्तरकाशी जाते हुए ढलान पर अक्सर पंपा के गाए गोह गीत गूंजते हैं, लेकिन पंपा किस हाल में है उसकी उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब मेरी समझ में आया कि गोहतरा में उस दिन गूंजने वाली उस खांसी का राज क्या था। कस्बे से वापस लौट कर आया और गाड़ी उसी जगह खड़ी की जहां जाते समय की थी। उसी चढ़ाई को दोबारा नापा और उसी पत्थर के पास पहुंच गया। आश्चर्य कि पत्थर के अंदर से फिर वही जानी पहचानी खांसी फूट पड़ी। कोई उम्रदराज बूढ़ा गले में फंसी बलगम खकार रहा हो जैसे। मैंने उस विशाल शिला के ऊने कोने टटोले। पत्थर के ऐन बगल पर जहां मैं खड़ा था वहां एक खिड़की नुमा द्वार नजर आया। एक मोटे तख्ते से दरवाजे के द्वार ढका हुआ था। दरवाजे के ठीक बगल पर हवा आने जाने के लिए छोटे छोटे आले बने थे। खांसी वहीं से फूट रही थी। मैंने द्वार पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी अंदर से प्रकट हुआ। उसके चेहरे को देखकर मैं सन्न रह गया। इतना बूढ़ा आदमी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर असंख्य झुर्रियाँ लटक रही थी, जैसे अपने अंदर सैकड़ों वर्षों का इतिहास समेटे बैठे हों। उसकी सफ़ेद दाढ़ी में हल्का पीलापन था। उसने ढेर सारे ऊनी कपड़ों के बाहर काले कम्बल का लबादा ओढ़ रखा था और सिर पर चमड़े की टोपी सजा रखी थी, जिसके बीच में गोह के मुख की आकृति बनी थी। कौन हो राहगीर, कहो क्या मदद चाहिए, उसने पूछा। क्या आप पंपा पथरियाल हैं? मेरे प्रश्न पर वो कुछ ठिठका और फिर हामी भरते हुए उसने सिर हिलाया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यह गोह का इलाका है, आदमी यहाँ नहीं आते। पंपा ने कहा, मुझे केवल एक रात आपके बसेरे पर आपके साथ रहना है, क्या इजाज़त है? मेरी बात सुनकर बूढ़े पंपा के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। मुझे लगा जैसे रेगिस्तान में जलकुंड मिल गया। उस छोटे संकरे द्वार से मैं पंपा के पीछे पीछे उस गुफानुमा घर में प्रविष्ट हुआ। बाहर से भारी भरकम बेडोल नज़र आने वाले पत्थर का वह ढांचा दरअसल अंदर से एक शानदार बसेरा था। वहाँ पर्याप्त जगह थी। एक कोने पर चूल्हा जल रहा था, दूसरे पर पंपा का बिस्तर। बिस्तर क्या था, पुआल की परत पर कंबल बिछाया गया था जैसे। एक आले पर डिबरी जल रही थी। कक्ष में धुएं और तंबाकू की मिलीजुली गंध भरी थी। लगता था जैसे सदियों से वहाँ चूल्हा सुलग रहा हो। पंपा ने बताया कि उस ठंडे इलाके में चूल्हे की आग ही शरीर को ताप देती है। यह कोठरी को गर्म बनाए रखती है और इससे भी बड़ी बात ये कि धुएं से गोह दूर रहती हैं। उसके गुरु गोहरा बाबा ने यह धुनी रमाई थी। तब से लेकर आज तक 150 साल हुए इसकी आग नहीं बुझी। रात को पंपा ने मुझे अंडे और मड़वे की रोटी की दावत दी। उसने छंग पेश की, लेकिन मैंने पीने से इनकार कर दिया। मुझे उसकी गंध अच्छी नहीं लगी। खा पी कर चिलम पीने के बाद पंपा सो गया। मुझे उसने अपने पैताने सोने के लिए कहा, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। पंपा के खर्राटों से जैसे गुफा हिल रही थी।
अगली सुबह मैंने पंपा के साथ गोहतरा का जायजा लिया। वहाँ मुर्गे और मुर्गियाँ बेखौफ घूम रहे थे। पत्थरों की ओट में मुर्गियाँ अंडे दे रही थी और घात लगाए बैठी गोह उन अंडों को चट कर जाती थी। एक बूढ़ी और विशालकाय गोह को पंपा ने अजीब सी आवाज़ निकालकर अपने पास बुलाया तो मैं दंग रह गया। पंपा के साथ चलते चलते जब मैं गोहतरा के शिखर के करीब पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। आसमान में उड़ते गिद्ध गर्दनें घुमाए हुए जैसे कुछ तलाश रहे थे। पंपा ने कहा, लगता है फिर कोई गोह मरी है, चलो हाड़धार में देखाएं। कुछ कदम और चढ़ाई नापकर हम हाड़धार पहुंच गए। वहां का दृश्य डरावना था। दूर तक पसरी ढलान पर गोह के सैकड़ों कंकाल बिखरे थे, कुछ साबुत, कुछ पंजर। उन कंकालों के बीच एक बूढ़ी और विशाल गोह की निष्प्राण देह पड़ी थी। उसको देखते ही पंपा ने मेरी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, फिर कोई गोह मरी है। क्या गोह मरने यहाँ आती हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरे देखते आज तक कोई गोह नीचे अपने कुनबे में मरी नहीं मिली, पंपा ने कहा। गोहतरा का जायजा लेने के बाद मैंने पंपा पथरियाल से विदा ली। निशानी के रूप में उसने अपने हाथ से लोहे का एक कड़ा उतारकर मुझे भेंट किया। वही कड़ा पुराने संदूक को कबाड़ में देने से पहले सामान चुनते हुए मुझे आज मिला। इस कड़े में जंग जम गई है, लेकिन यह सलामत है। आज गोहतरा की स्थिति क्या है मुझे जानकारी नहीं। पंपा यकीनन अब नहीं होगा। वह तभी 100 साल पार कर चुका था। गोहतरा की देखभाल अब कौन करता होगा? सुनता पढ़ता हूँ कि दुनिया भर में गो प्रजाति तेजी से गायब हो रही है। इसकी खाल से बाजों की पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और इसके अंगों से तमाम तरह की दवाएं बनती हैं। कई जगह तो गो के शोरबे को ताकत और प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए चाव से पिया जाता है। गोह के तस्करों के पकड़े जाने की खबरें भी आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं। ऐसे में क्या गोहतरा की ढलान पर आज भी गोह गीत के स्वर गूंजते होंगे? वहाँ की विशाल गोह, शुतुरमुर्ग के माफिक भागते वो मुर्गे और मोरनी की तरह खूबसूरत मुर्गियाँ अब किस हाल में होंगी? कभी आपका उस तरफ जाना हुआ तो खबर लेकर ज़रूर आइएगा।